सुपरवाइज लर्निंग तक तो चीजें समझ आ गई, पर क्या अनसुपरवाइज लर्निंग भी इतना ही आसान है? जानने का एक ही तरीका है, लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुपरवाइज लर्निंग की जर्नी। इसमें मैं आपको अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बिल्कुल स्क्रैच से एक चीज बताने वाली हूँ। तो अगर आपने बिना स्किप किए ये पूरा वीडियो देखा, अनसुपरवाइज लर्निंग आपके दिमाग में छप चुका होगा। लेट्स गो। अनसुपरवाइज लर्निंग होता क्या है? मान लो आप एक आइलैंड पे हो, ठीक है, और आपको कुछ नहीं पता, उसका कोई मैप नहीं है, ना कोई वहाँ पे रोड साइंस लगे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि क्या जगह है और वो क्या जगह है। पर आपको पता है उस आइलैंड पे एक ट्रेजर है, और वो ट्रेजर हमारे केस में है डेटा। अब आपको वहां तक पहुंचना है, लेकिन आपके पास मैप और इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो आप क्या करोगे? यही सेम सिनेरियो होता है अनसुपरवाइज लर्निंग के केस में। उसके पास बहुत सारा डेटा है, पर कोई इंस्ट्रक्शंस या लेबल्स नहीं है कि ये डेटा बेसिकली है क्या चीज और उस डेटा से कंक्लूजन क्या निकाला जाए। तो अनसुपरवाइज लर्निंग इज जस्ट प्योर एक्सप्लोरेशन कर करके हम उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, और टू बी करेक्ट हमारी एल्गोरिदम उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है। अनसुपरवाइज लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग है तो हम अनसुपरवाइज लर्निंग क्यों क्यों पढ़ें? मतलब एक कम है जो हम एक और शुरू कर दें। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि रियल वर्ल्ड में आपको डेटा थाली में परोस के नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी उस डेटा को ठीक करने के लिए और उसमें से पैटर्न्स निकालने के लिए। और अपनी मेहनत को आसान करने के लिए आप अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज करने वाले हो। दैट आई एम 100% श्योर। इसके 3 बेनिफिट्स हैं। ये आपकी एल्गोरिदम में हिडन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करेगा जो आप देख के पता भी नहीं लगा सकते। कुछ इंसाइट्स देगा, कुछ और ऐसे बातें बताएगा जो आप अपनी आंखों से उस डेटा को देख के शायद ना समझ पाओ। अब इस एग्जांपल को देखो, यहाँ तो आप समझ पा रहे हो कि ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है और ये सर्कल है, पर रियल वर्ल्ड में डेटा ये थोड़ी ना होगा। रियल वर्ल्ड में डेटा तो कुछ भी हो सकता है, मे बी किसी की चैट्स हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो उसमें आप पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आप एल्गोरिदम के पास ही जाओगे ना। एल्गोरिदम ने इसको सॉर्ट किया, ये 3 आपके लिए क्लस्टर्स बना दिए और आपको बता दिया कि इस डेटा में मुझे ये पैटर्न दिखा। अब ये बहुत जरूरी है, ये एल्गोरिदम बहुत जरूरी है जब लेबल डेटा है ही नहीं या इट इज वेरी एक्सपेंसिव। पैसे भी तो बचाने हैं। चलिए एडवांटेजेस पे चलते हैं। अब एडवांटेजेस जैसे कि मैंने ऊपर बताए हैं, आपके पास लेबल डेटा की आपको जरूरत नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे डेटा लेबल नहीं है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, और हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग इस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए रेडी है। डिस्कवरीज करता है, नए रिलेशंस बताता है, इंसाइट्स देता है जो आप वैसे शायद ना देख पाओ, और बहुत वाइडली यूज्ड है। पर यहाँ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। रिजल्ट सब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब मान लो मेरे पास एक डेटा है और मैं लेके आपके पास आई, तो हो सकता है आपको उस डेटा में कुछ और पैटर्न दिखे। फिर मैं आपके दोस्त के पास गई, हो सकता है उसको कुछ और पैटर्न दिखे। सबका डेटा को देखने का, समझने का नजरिया और तरीका अलग है। वैसे ही हर एक एल्गोरिदम डेटा को अलग ढंग से देखता है और अलग ढंग से समझता है, इसीलिए रिजल्ट सब्जेक्टिव हो सकते हैं। और कभी कभी जो क्लस्टर्स बनते हैं, ये पॉसिबल है कि एल्गोरिदम को तो समझ आ रहे हैं, लेकिन शायद आप उन्हें ना समझ पाओ, एंड इट इज हार्डर टू एक्सेस द एक्यूरेसी क्योंकि हमारे पास ट्रुथ से नहीं है। अब अपने आइलैंड वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपने घूम फिर के एक ट्रेजर बॉक्स ढूंढ लिया, छोटू सा, उसमें जेम्स हैं, कुछ है, पर आप उससे खुश हो गए। पर क्योंकि आपके पास मैप नहीं था, आपको ये तो पता ही नहीं चला कि थोड़ा सा और अगर आप दूर जाओ तो आपको एक बड़ा ट्रेजर बॉक्स मिल सकता है। एंड सेम इज द केस हियर कि हमारे पास यहाँ पे ट्रुथ लेबल्स नहीं है, हम एक्यूरेसी नहीं जज कर सकते, एंड ऑफ कोर्स इट नीड्स डोमेन एक्सपर्टीज। अब मैं आपको एक बायोलॉजी का एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके मॉडल को डायग्नोसिस करना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को डिजीज क्या है, तो वो पुराने डेटा को स्कैन करेगा और एक आउटकम देगा। पर अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो आप कैसे बता सकते हो कि वो आउटकम सही है? सेम इज द केस मार्केटिंग, बायोलॉजी, फाइनेंस वगैरह वगैरह, इन सब में डोमेन एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है टू चेक कि आउटकम सही आया है या नहीं आया है। सुपरवाइज लर्निंग के केस में हमारे पास लेबल्स थे, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी डोमेन एक्सपर्टीज की। ऑल्दो जब हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पे भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या डोमेन एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। सुपरवाइज लर्निंग एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको कि हम क्लस्टरिंग कहते हैं। अब मान लो आपने ये सारी जुराबें धोई हैं, ठीक है। अब आप लॉन्ड्री करने के बाद जब उन्हें रखते हो तो आप सिमिलर पेयर्स को साथ साथ रखोगे मैच करके। बेसिकली आपने जुराबों के क्लस्टर्स बनाए हैं। सेम इसी तरह हमारी क्लस्टरिंग काम करती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर्स। इसके 2 कॉमन टाइप्स हैं, के मीन क्लस्टरिंग एंड हियरार्किकल क्लस्टरिंग। आज हम सिर्फ के मीन्स के बारे में बात करने वाले हैं और उसको डिटेल में समझने वाले हैं।
के मीन्स क्लस्टरिंग, हमारा ट्रेजर तक पहुंचने का एक मैप समझ लीजिए आप। ये हमारा अनलेबल्ड डेटा है। अब मुझे नहीं पता इस डेटा में क्या पैटर्न्स है, क्या है, कुछ है, आई डोंट नो एनीथिंग। अब यहाँ पे मेरे को बहुत सारे जेम्स पड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है, पर मुझे क्या पता कि ट्रेजर कहाँ है। इसीलिए मैं बहुत सारे के स्पॉट्स बना दूंगी और देखूंगी कि कहाँ मेरा ट्रेजर हो सकता है। बेसिकली एक बड़ी सी जगह को मैंने छोटे 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 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब इसका प्रोसेस क्या है, वी विल रैंडमली चूज के स्टार्टिंग पॉइंट्स। मान लो अब हमारे पास यहाँ पे 3 दिख रहे हैं तो हमने 3 चूज कर लिए, पर हमारा जो नंबर होता है कंप्लीटली रैंडम होता है एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस होता है। अब हर जेम को उसके नियरेस्ट ट्रेजर स्पॉट के पास असाइन कर देंगे। मान लो मैंने यहाँ पे 3 के बनाए थे, K1, K2 और K3। तो इसके जो इस K3 पॉइंट के पास जो भी क्लोजेस्ट जेम है वो K3 में होगा, K1 के क्लोज वाले सारे K1 में और K2 के क्लोज वाले सारे K2। अभी जितने भी हैं यहाँ पे इन सब का एवरेज निकालूंगी। मान लो इसमें 5 हैं, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 में 8 हैं और इसमें 7 है। तो इन सब का एवरेज निकाल के दोबारा एक की कैलकुलेट करूंगी और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करती रहूंगी अनलेस माय ट्रेजर स्पॉट स्टॉप मूविंग मच। अभी हो सकता है वो यहाँ है, फिर वो यहाँ आ जाए, फिर वो यहाँ आ जाए, फिर वो एक जगह आ जाए, वो छोटी 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 मूवमेंट करेगा जिससे कि मुझे समझ आ जाए कि आई हैव रीच्ड टू माय ट्रेजर स्पॉट। अब आ जाता है सवाल कि भैया कि के वैल्यू चूज कैसे करूं। के मींस क्लस्टरिंग में के जो है वो सिंपली ये बताता है कि आपके डेटा को कितने क्लस्टर्स में तोड़ा जाए ताकि एल्गोरिथम उसको पिक कर सके। एक हाइपर पैरामीटर है जिसे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है पहले से। हमें पहले से एल्गोरिथम को बताना होगा कि एल्गो प्लीज मेरे लिए 4 क्लस्टर्स बनाइए। मान लो आपका क्लस्टर का K3 है तो आपका जो एल्गोरिथम है वो डेटा पॉइंट्स को 3 डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स में डिवाइड करने की कोशिश करेगा। अगर K5 है तो 5 में डिवाइड करने की कोशिश करेगा। अब आती है एक बहुत जरूरी बात, चूजिंग द राइट के वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका के बहुत छोटा हुआ तो हो सकता है आप बहुत ओवरफिट कर लो अपने मॉडल को और बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स बना लो। सेम वे अगर आपका के बहुत बड़ा हुआ तो आपका मॉडल अंडर फिटिंग की तरफ जा सकता है और बहुत वेग और ब्रॉड रिजल्ट्स दे सकता है। इसीलिए कहते हैं कि राइट के वैल्यू चूज करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, लेट अस स्किप दिस पार्ट क्योंकि अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है, उसके बाद हम एग्जांपल पे जाएंगे। डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अब ये क्या बोला है, आपने बड़ी मेहनत मुशक्कत करके अपना ट्रेजर ढूंढ लिया। इसमें तो बहुत सारे अलग अलग तरह के जेम्स हैं। आपको चाहिए एक कोहिनूर डायमंड जो इस क्लस्टर में कहीं छुपा हुआ है, तो आप वो कैसे ढूंढोगे। आपको दिख रहा है कि ये सिक्के 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 बहुत सारे हैं। अगर आप इसमें से सारे सिक्के हटा दो तो हो सकता है आपका ट्रेजर थोड़ा खाली हो जाए और आपको आपका डायमंड ढूंढना आसान हो जाए। फिर आपको दिख रहा है कि ये मालाएं बहुत सारी हैं। अगर मैं ये माला हटा दूं तो मेरा आधा ट्रेजर बॉक्स खाली हो जाएगा और डायमंड ढूंढना आसान हो जाएगा। सो बेसिकली अपने डेटा को, आप अपने ट्रेजर बॉक्स को सिंप्लीफाई कर रहे हो ताकि आप डायमंड ढूंढ सको। इसी प्रोसेस को डायमेंशनलिटी रिडक्शन कहते हैं। हम अपने डेटा को सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय कीपिंग ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस और द फीचर्स ऑफ आवर डेटा। डायमेंशनलिटी रिडक्शन का एक बहुत कॉमन तरीका है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो कि हमारा हर जेम की अलग अलग क्वालिटी है, कुछ कलर है, साइज है, कट है, वगैरह वगैरह। पीसी क्या करेगा, कुछ ऐसे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पिक कर लेगा जो पूरी कलेक्शन को बेस्ट रिप्रेजेंट करें। मान लो आप हो, आपकी 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है। अब मैं इतनी डिटेल में तो नहीं घुस रही कि आपने चश्मा पहना है, आपके ईयर्स पियर्स्ड हैं, ये बहुत डिटेल हो गई। एक हो गया ऊपर से प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के बेसिस पे मैंने आपको डिस्क्राइब किया, उसी चीज को कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। पीसीए इन कुछ कंपोनेंट्स के बेसिस पर पूरी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फिर हम उसमें से बेस्ट फीचर्स को उठाएंगे और अपने एल्गो को दे देंगे। यहाँ हमने पीसीए को यूज करके डायमेंशनलिटी रिडक्शन किया है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए पीसी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। चलो अब हमने एग्जाम्पल पे चलते हैं। बहुत बक हो गई, अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं और अनसुपरवाइज लर्निंग को डिटेल में समझते हैं। आप मान लो आप एक ऑनलाइन लीडर हो, आपके पास बहुत बड़ा, आप 50 साल से बिजनेस कर रहे हो और आपके पास बहुत बड़ा कस्टमर डेटा है जिसमें आपको ये पता है कि कस्टमर्स की परचेज हिस्ट्री क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है और वेबसाइट पे आके वो क्या करते हैं, क्या वो बाय करते हैं या कार्ट में डाल के छोड़ते हैं या वो सेल का वेट करते हैं। ये सारा डेटा आपके पास है। अब आपका चैलेंज क्या है, आपको समझना है कि आप किस टाइप के कस्टमर को किस टाइप की मार्केटिंग से टारगेट करो। हो सकता है आपका एक हाई टिकट कस्टमर हो जो लाखों करोड़ों की चीज करता है, तो क्या आप उसको 100 रुपए का कूपन दोगे ताकि वो परचेज कर ले? नहीं ना। और एक कस्टमर है जो सिर्फ विंडो शॉपिंग करता है, क्या आप उसको अपनी शॉप का सबसे एक्सपेंसिव आइटम दोगे ताकि वो परचेज कर ले? ऑफ कोर्स नॉट। इसीलिए आप चाहते हो कि आप अपने अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग मार्केटिंग से टारगेट करो। पर अब यहाँ पे एक और चैलेंज है कि हमारे पास कोई प्री डिफाइंड ग्रुप नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया विंडो शॉपर और लार्ज टिकट कस्टमर। आपके पास डेटा तो सारा है लेकिन उसको ग्रुप्स नहीं है कि ये विंडो शॉपर है, ये लार्ज टिकट है, ये सेल के टाइम खरीदा है, ये आपके पास नहीं है। ये आपको बनाना है। एंड नाउ हियर कम्स द चैलेंज। ये बंदे ने सिर्फ 150 रुपया दिया है ये मॉडल बनाने के लिए।
चूज। ओके, सबसे पहले के मीन्स क्लस्टरिंग की हेल्प से हम क्लस्टर्स बनाएंगे और यहाँ हमारे क्लस्टर्स होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉपर्स। हम कुछ रेलेवेंट फीचर्स पिक करेंगे, जैसे कि कितना स्पेंड करता है, किस फ्रीक्वेंसी पे स्पेंड करता है और किस किस प्रोडक्ट कैटेगरी को केटर करता है। फिर उसके डेमोग्राफिक्स देखेंगे कि उसकी एज और जेंडर क्या है, वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटी करता है, कौन से पेज विजिट करता है और कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। फिर अब उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास सारा ही डेटा बड़ा ऐसे मक्खन की तरह प्रोसेस हो, थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उसमें से मिसिंग वैल्यूज हटानी पड़ेंगी, नॉर्मलाइजेशन करना होगा और कुछ फीचर्स को स्टैंडर्डाइज करना होगा। ये सब करने के बाद अब मुझे बताना है कि मुझे क्लस्टर्स कितने चाहिए। मैंने ऊपर ऊपर से सोच लिया कि मेरे पास 3 टाइप्स के अगर कस्टमर है तो मेरे 3 क्लस्टर्स होंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर देखेंगे 3, 4 या 5 या कुछ और नंबर टू सी कि हमारा राइट क्लस्टर क्या है। के मींस एल्गोरिदम को रन करेंगे जो हमने अपना डेटा बनाया है और पहले k=3 पे चेक करेंगे, फिर k=4 पे चेक करेंगे, फिर k=5 पे चेक करेंगे। अपने प्रिपेयर डेटा सेट के साथ एल्गोरिदम इटरेट करेगी, हर कस्टमर को हर अलग अलग क्लस्टर्स में डालेगी, फिर रिकैलकुलेट होगा क्लस्टर सेंटर until the point of convergence comes and there is no further change in the points। अब क्लस्टर्स को इंटरप्रेट कैसे किया, मेरे एल्गोरिदम ने सब चेक कर लिया और उसको दिखा कि 3 क्लस्टर्स बन रहे हैं मोटे मोटे। एक है हाई स्पेंडर्स जो फ्रीक्वेंट भी हैं और लग्जरी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। फिर आ गए बजट कॉन्शियस शॉपर्स जो खरीदते तो फ्रीक्वेंटली हैं लेकिन डिस्काउंट्स बड़े प्यारे हैं उनको। फिर है इनफ्रीक्वेंट शॉपर्स जो ब्राउज तो करते हैं प्रोडक्ट्स को लेकिन खरीदते नहीं है। ये उन्हीं यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की तरह हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब क्लस्टर्स को हमने नेम कर दिया ताकि हमें पता तो चले कि क्लस्टर 1, 2, 3 में है क्या, जैसे लग्जरी लवर्स, बार्गेन हंटर्स एंड विंडो शॉपर्स। चलो अब अपनी इनसाइट्स जो हमें मिली हैं उनको यूज करते हैं। अब मैं अपनी टारगेटेड मार्केटिंग चलाऊंगी, लग्जरी लवर्स को मैं एक्सक्लूसिव ऑफर दूंगी और हाई एंड महंगे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूंगी। बार्गेन हंटर्स को मैं डिस्काउंट पे डिस्काउंट फ्लैश सेल्स दूंगी और बड़ी शॉप उनसे फ्रीक्वेंटली उनसे परचेजेस कराऊंगी। विंडो शॉपर्स को मैं ईमेल रिमाइंडर्स और पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट सजेशंस दे के तंग करती रहूंगी अंटिल वो मेरे शॉप से कुछ खरीद ना लें। इससे फायदा क्या हुआ, अब मैं उनको ऐसे आइटम सजेस्ट कर सकती हूँ जो उस क्लस्टर में ज्यादा पॉपुलर है। मान लो ए ने एक परफ्यूम खरीदा और वो लग्जरी लवर वाले क्लस्टर में, तो हो सकता है बी ने वो परफ्यूम देखा ही ना हो इसलिए ना खरीदा, तो मैं बी को वो परफ्यूम रेकमेंड कर दूंगी। ऐसे ही मैं अलग अलग पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दे सकती हूँ। फिर मैं अपनी वेबसाइट को भी पर्सनलाइज कर सकती हूँ टू मैच द प्रेफरेंस ऑफ ईच सेगमेंट। मान लो मेरे को चाहिए कि लग्जरी कस्टमर अगर आ रहा है तो मैं उसको लग्जरियस वेबसाइट दूँ, फिर मेरे पास बार्गेन हंटर आ रहा है तो उस हिसाब की वेबसाइट और विंडो शॉपर आ रहा है तो उस हिसाब की वेबसाइट। हियर इज एन एग्जांपल कि इस पूरी मेहनत से मुझे फायदा क्या हुआ। मेरी सेल्स बढ़ गई, मेरा कस्टमर रिटेंशन बढ़ा और मैं अपने मार्केटिंग स्पेंड पे अब ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। करेक्ट टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके करेक्ट मैसेजिंग से मैं ज्यादा आरओआई ले सकती हूँ। पर अब एक बहुत जरूरी सूचना जनहित में जारी, जो हमारे क्लस्टर्स हैं उनकी क्वालिटी हेवीली डिपेंड करती है कि हम कितनी वैल्यू ऑफ के चूज कर रहे हैं। इस केस में अगर हम k=10 ले लेते हैं तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती, बहुत छोटी छोटी टारगेटिंग होती और आपका भेजा फ्राई हो जाता है ये समझने में कि करेक्ट ऑडियंस कौन सी है। और अगर k=1 ले लेते तो काम ही खत्म था। अब हमें ये भी समझना जरूरी है कि क्लस्टर्स को समझने के लिए डोमेन एक्सपर्टीज भी चाहिए, क्योंकि ये जो बना है ये क्लस्टर तो बन गया पर ये इतनी सिंपली नहीं बनता। ये डेटा एनालिस्ट इसको देखते हैं, समझते हैं कि इसमें ये वाले कस्टमर्स हैं, इनको ऐसे इनके ये ट्रेड्स हैं, तो आपको उसकी डोमेन एक्सपर्टीज और केयरफुल एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको अनसुपरवाइज लर्निंग अच्छे से समझ आई। ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। Stay tuned because the next video is on principal component analysis.